हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के आगे के फर्दर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर जो कि मैसेडोनिया के राजा थे, उनका जो गोल था वो क्या था, इंडिया को इन्वेड करना। क्योंकि उस समय ग्रीक्स और पर्शियन फाइट कर रहे थे किसके लिए, वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए और सुप्रीमेसी के लिए। और इंडिया की तरफ ये क्यों अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा वास्ट वेल्थ था और फर्टाइल लैंड है और बहुत सारे स्पाइसेस टेक्सटाइल्स के लिए इंडिया बहुत जाना जाता था। तो इस तरीके से इंडिया में इन्वेजन हुआ, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, इट गेव इंस्पिरेशन टू मॉरियंस टू कैप्चर द नॉर्थ वेस्ट। ग्रीक्स वर ऑल्सो कीन हिस्टोरियंस एंड ड्यू टू इंडो ग्रीक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हैज़ मोर रिकॉर्ड ऑफ वॉट हैपेंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब कि उस समय पे जब ग्रीक्स ने यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेजन्स किए थे, तो इंडिया और ग्रीक का जो ये कांटेक्ट हुआ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें इंडिया की इन्फ्लुएंस हुई। एक हमें क्रोनोलॉजी मिली कि हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर का इन्वेजन एक ऐसा इवेंट था जिसकी हमें क्रोनोलॉजी मालूम थी कि कब हुआ था। तो उसके हिसाब से हमने बाकी के जो इवेंट्स थे उनकी एक क्रोनोलॉजी बना ली। उसी टाइम पे कहीं ना कहीं मौर्यंस का राइज हो रहा था, और अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में 3 लैंड रूट्स और एक सी रूट जो था वो बन चुका था। मतलब ये आने जाने के चक्कर में ग्रीक इन्फ्लुएंस हमारा कहाँ देखा जाता है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। जैसे कि 3 फेमस स्कूल ऑफ आर्ट है, अमरावती, मथुरा और गांधार। तो जो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका जो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट है वो ग्रीक का हमें इसमें देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो किसके बेटे थे, राजा फिलिप के बेटे थे, मैसेडोनिया से थे। वन ऑफ द ग्रेट कॉन्करर्स ये हिस्ट्री में माने जाते हैं। केवल 20 ईयर्स की एज में इन्हें राजा बना दिया गया था। कब, 335 BCE में। और बहुत ही लार्ज आर्मी के साथ इन्होंने, क्या था इनका डिज़ायर था, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना। ये इनका मोटिवेशन था। और इन्होंने अपने एक्सपेडिशंस, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज़ पे ये कॉन्कर करने निकले थे, ये 334 BCE में शुरू किया था। तो मतलब 335 में राजा बने और अगले ही साल 334 में एक्सपेडिशन पे निकल चुके थे। क्योंकि BCE है तो हम जो डेटिंग है वो उल्टी होती है। अब इंडिया का जो ग्रैंडुअर था, वेल्थ था, उसने उसका अटेंशन कैप्चर कर लिया। वो यहाँ आना चाहते थे। और अलेक्जेंडर के इन्वेजन के पहले, बिफोर अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अब नॉर्मल सी बात है कि अगर लैंड रूट से कोई इंडिया आना चाहेगा तो 2 साइड तो ओशियन ही है, तो आएगा तो यहाँ से ही आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन से। जैसे कि अगर ये हमारा नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट है, तो ये जो नॉर्थ और वेस्ट है वो यहाँ पड़ेगा हमारा, पाकिस्तान वाला रीजन हमारा। तो यहीं से मोस्टली एंटर हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ माइनर किंग्स प्रेजेंट थे नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, जैसे अम्बी ऑफ तकजिला एंड पोरस। तो पोरस भी एक किंग है, अम्बी भी एक किंग है। तो अम्बी को फर्स्ट ट्रेटर ऑफ इंडिया माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अलेक्जेंडर की हेल्प की थी। और पोरस के साथ एक वॉर हुई थी अलेक्जेंडर की, जिसे बैटल ऑफ हिडेस्पस बोलते हैं। हिडेस्पस झेलम रिवर का ही ग्रीक नेम है। ओके, तो ये झेलम का ही ग्रीक नेम है। तो यहाँ पे पोरस तो हार गया था, बट अलेक्जेंडर की आर्मी और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि ये हुआ कि जो उनके सिपाही थे वो बहुत थक गए थे, तो वो वापस जाना चाहते थे। पोरस ने बहुत ब्रेवली फॉट किया था। हिडेस्पस वॉर क्या हुआ था, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। अलेक्जेंडर की ट्रूप्स जैसे ही चेनाब रिवर पे आए थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था रवि और चेनाब के पूरे किंगडम्स को। मतलब चेनाब नदी के पास आके चेनाब और रवि के सभी किंगडम्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे वो दे ब्रोक देयर रैंक्स, वो आगे नहीं जाना चाहते थे, और ब्यास नदी के आगे ये लोग नहीं बढ़े। अब अलेक्जेंडर इन्वेजन की वजह से क्या हुआ था कि कुछ इन्फ्लुएंस ऐसा पड़ा हमारी सोसाइटी पे, दैट इट मेड इट कंपैरेटिवली इजी फॉर चंद्रगुप्त टू रूल द न्यूमरस किंगडम्स एंड कॉम्बेटिव ट्राइब्स ऑफ अलेक्जेंडर। नॉर्मल सी बात है, कोई फॉरेन इन्वेजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच तो यूनिटी आएगी। तो इनके जाने के बाद बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी कुछ टाइम के लिए। तो चंद्रगुप्त उस समय के काफ़ी बड़े राजा ऑलरेडी थे, और उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जो इंडियन यूनिटी है उसकी तरफ ज़्यादा काम किया जाए। सभी जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो एकजुट होकर के फाइट करेंगे, और वॉर जो ट्राइब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे,
तो अलेक्जेंडर ने एक तरीके से इस इन्वेजन ने रास्ता खाली कर दिया था एक बहुत बड़ी एम्पायर का, जो कि आगे बनने वाली थी, जो कौन थी, हमारी मौर्यन एम्पायर थी। और जैसा कि हमने देखा कि 4 नए चैनल जो थे वो खुल चुके थे, और इसमें से 3 जो थे वो लैंड रूट थे और एक क्या था, हमारा सी रूट था। एक जो था वो हमारा सी रूट जो था वो खुल गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया था यूरोपियन कंट्री के साथ, मतलब कि हम एक डायरेक्ट कांटेक्ट में उनके साथ आ चुके थे। और इन सारे रूट्स की डिस्कवरी के बाद कॉमर्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिला था। और किस तरीके से इसने हमारी इंडिया की हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट डाला वो हम आगे स्टडी करेंगे। मॉडर्न इंडिया की सोसाइटी जिसको बहुत ज़्यादा कवर किया गया है ग्रीक ऑथर्स के द्वारा, मतलब ग्रीक ऑथर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे वॉर एंड इन्वेजन के बारे में लिखा है। इंडियंस ने और क्या क्या सीखा था, मैग्निफिसेंट स्टैचूज़ बनाना, कॉइन्स बनाना, जैसे स्टैचूज़ और कॉइन्स में हमारा ग्रीक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो इनके पॉलिश्ड वो होते थे, सैंड स्टोन के जो पिलर होते थे, पॉलिश्ड पिलर्स, वो भी हमें देखने को मिलता है। They have also left clearly dated records of the campaign of Alexander, enabling Indian chronology to be built on a definite foundation। मतलब कि क्लियर डेटेड हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलता है अलेक्जेंडर के, जिसकी वजह से इंडिया की क्रोनोलॉजी बन पाती है आगे के आने वाले इवेंट्स के लिए। सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब आगे जो इवेंट्स होने वाले हैं उसकी हमें क्रोनोलॉजी बना सकते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बेसिस पे। बहुत सारी वैल्यूएबल डिटेल्स हमें पता चलती हैं अलेक्जेंडर के स्कॉलर्स के द्वारा। इन्होंने हमें प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन ऑन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सती सिस्टम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में भी सती सिस्टम फॉलो होता था, ये हमें जानकारी मिलती है। और ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ ऑक्सिन की बहुत सारी ब्रीड्स यहाँ पे पाई जाती थी, ये भी पता चलता है हमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अलेक्जेंडर की आर्मी को काम करते देखा और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखी, जिसके बाद वो आगे चल के नंदास को हरा पाए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, सबसे पहली बात तो ट्रेड रूट्स हमने देखा और डेटेड रिकॉर्ड्स हमें मिल गए थे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद, जिसके बाद हम एक क्रोनोलॉजी बना सके। और जिस तरीके से हमारे कल्चर्स आपस में कॉन्टैक्ट में आए, तो उससे हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट होते हुए दिखता है। और एक तरीके से इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ अलेक्जेंडर इन्वेजन के बाद, और मॉडर्न एम्पायर जो थी वो इस्टेब्लिश हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन से रिलेटेड। और जो लेसन था वो हमने क्या सीखा कि जो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स, हमारा पूरा इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में, रिपब्लिक्स में, यूनिट्स में डिवाइडेड था। इस वजह से हमने बहुत साल झेला है नॉर्थ वेस्ट से आने वाले इन्वेडर्स को। लाइक जब हमारे बीच यूनिटी नहीं होगी तो कोई भी आके इन्वेड करके हमें इस्टेब्लिश कर लेगा अपने ऊपर। तो यूनिटी और नॉट द डिसयूनिटी बिकेम द नीड ऑफ द टाइम, मतलब यूनिटी उस समय हमारी नीड ऑफ द टाइम थी। स्मॉल मैसेडोनियन garrisons इन द इंडस वैली वॉज लाइक अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी फॉर सम टाइम एटलीस्ट। मतलब कि इंडस वैली में पहले से ही कुछ मैसेडोनिया के garrisons, मतलब जो ग्रुप में सोल्जर्स रहते हैं वो पहले से वहाँ थे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो ये हमें बताता है कि कितना नुकसान हमारा हुआ यूनिटी ना होने की वजह से। तो ये हमारा लेसन था। और चंद्रगुप्त का काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया था, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी इम्पेरियल पावर आगे चल के बनाने वाले थे। अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने क्या प्रमोट किया था, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन को। स्मॉलर स्टेट्स जिनमें यूनिटी नहीं थी, जो लैक करते थे यूनिटी को, वो मर्ज हो गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पौरवाज, अभिसार, है ना। ये जो कंडीशंस थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी हमारे इंडियन एम्पायर के लिए, जो कि चंद्रगुप्त फाउंड करने वाले थे। मतलब अभी मॉडर्न एम्पायर इस्टेब्लिश होने वाली थी आगे चल के। अलेक्जेंडर डिड नॉट फाइट विद द रियल पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया। नॉर्मल सी बात है, जब वो इंडिया के अंदर एंटर ही नहीं हुआ तो यहाँ के रियल पावर से कैसे लड़ता, क्योंकि उस समय तो नंदा एम्पायर थी। मतलब अलेक्जेंडर जब आया तब तो नंदा एम्पायर थी, बट ये बहुत जल्दी हटने वाली थी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तैयारी कर रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो अलेक्जेंडर ने सिर्फ छोटे मोटे पावर से लड़ा, जैसे कि अलेक्जेंडर पोरस, और अपनी विक्ट्री हासिल की। पॉलिटिकल मिथ क्रिएटेड by the Greek writers and the Western army was superior to that of the Indian proved meaningless। तो नॉर्मल सी बात है, जो वहाँ के हिस्टोरियंस होंगे वो अपने राजा को ही बेटर बताएंगे, उनका एक बायस जो होगा वो उन्हीं के साइड होगा। तो उन्होंने यही सब बातें फैलाई कि जो वेस्टर्न आर्मी थी, जो वहाँ से लोग आए थे, सुपीरियर थे, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों? व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य नॉट ओनली ड्रोव आउट द ग्रीक्स फ्रॉम द इंडियन सॉइल, क्योंकि आगे चल के जो और भी इन्वेजन्स हुए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ग्रीक्स थे उनको इंडियन सॉइल से भी हटाया,
डिफ़ीट भी किया बहुत बड़े बड़े पावरफुल रूलर्स को जो कि अलेक्जेंडर के बाद आए, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर था मेगास्टीनीज, उसको चंद्रगुप्त को दिया था अपने कोर्ट में रखने के लिए, जिसने आगे चल के इंडिका लिखी थी। तो पॉलिटिकली इंडिया रोज एज अ माइटी पावर ऑफ एशिया। तो चंद्रगुप्त के अंडर में इंडिया एक माइटी पावर बन चुका था पूरे एशिया में।